हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा शर्मा, G&R मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगी, जिसका चैप्टर 1 है भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। भारतीय ज्ञान परंपरा से आपको पहले मैं परंपरा के बारे में बताती हूँ। हम किसी विषय को लेकर पहले से चली आ रही ऐसी अवधारणा, विचार, बात परंपरा कहा जाता है, जिसे हम पुरातन के साथ आधुनिक को श्रृंखलाबद्ध जोड़ देते हैं। रही बात भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो प्राचीन समय में जो हमारे ज्ञान देने की जो माध्यम था वो केवल श्रवण और वाचन था। लेखन विद्या नहीं थी। तो सबसे पहले जो ज्ञान दिया जाता था वो गुरु अपने शिष्यों को रटा करके ज्ञान देते थे। शिष्य सुनते थे और गुरु अपने शिष्यों को किसी भी जो पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, जो भी सिखाते थे, तो उस समय जो परंपरा चली हुई थी केवल सुनने की और रटवाने की विद्या थी। तो देखिए, अब हम जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमारा थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमारा काल विभाजन हुआ है, तो बहुत सारे राइटर्स ने किया है काल विभाजन। सबसे पहले जो काल विभाजन किया था वो डॉक्टर ग्रीशम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद बहुत सारे मिश्र बंधु हुए, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और नगेंद्र द्वारा बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य को अलग अलग कालों में विभाजित किया। तो सर्वप्रथम जो डॉक्टर ग्रीशम द्वारा प्रस्तुत काल है उसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। प्रथम है चरण काल, जो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक रहा। दूसरा है चंद्रवीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज की कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। 6 तुलसीदास। 7 रीति काव्य। और 8 तुलसी की अन्य प्रवृत्ति कवि। 9वां है 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो देखिए, ये ग्रीशम द्वारा जो सबसे पहले इन्होंने काल का विभाजन किया था 11 भागों में बांटा था। बाकी जो मैंने अभी आपको कवि बताए हैं उन्होंने अपने अपने द्वारा इसका विभाजन किया। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं अपने हिंदी साहित्य की, तो जो आज काल विभाजन अधिक वैज्ञानिक, स्पष्ट और व्यवस्थित जो काल विभाजन रहा वो रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो देखिए छात्रों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन है ये हमारा आधुनिक रूप से आज तक जो काल विभाजन हुआ ये अब तक चला आ रहा है। जैसे पहला हुआ आदिकाल। आदिकाल का मैं दूसरा नाम भी आपको बता देती हूँ, इसे वीरगाथा काल कहा गया। संवत 1050 से 1375 तक रहा। फिर दूसरा काल पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहा गया, 1375 से 1700 तक रहा। तीसरा उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल, रीतिकाल के साथ साथ इसे श्रृंगार काल भी कहा गया, जो 1700-1900 तक रहा। फोर्थ आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब आप सभी को पता होगा, इसे गद्य काल भी कहा जाता है, जो कि 1900 से अब तक चल रहा है। तो छात्रों, अब मैं ये जो आपने काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल है जो कि आप इनको पढ़ रहे हैं, तो मैं आदिकालीन हिंदी साहित्य की इसकी विशेषताएं बताती हूँ कि जो आदिकाल रहा इसमें जो काव्य लिखा गया वो किस तरह का लिखा गया, कवियों ने किस तरह की रचनाएं लिखी। तो सबसे पहले आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताती हूँ कि इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा रही। आश्रय का मतलब है सहारा देना। पहले आश्रयदाताओं के बारे में बता देती हूँ कि पहले जो राजा थे, जो उस समय के जो कवि होते थे, वो राजा के दरबार में रहते थे। राजा के दरबार में वो राजाओं की प्रशंसा में ही काव्य लिखते थे।
अपने राजा की प्रशंसा करके काव्य रचना करते थे, उन कवियों को राजा के दरबार में स्थान मिलता था। दूसरा है युद्ध का सजीव वर्णन। युद्ध का सजीव वर्णन, जब राजा युद्ध की तैयारी करते थे तो वहाँ के कवि उनके युद्धों का बहुत सुंदर वर्णन करते थे, और इसमें जो वर्णन होता था अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था। युद्धों को, जो राजाओं को खुश करने के लिए उस समय के कवि युद्धों का बहुत बड़ा चढ़ा करके उनकी वीरता की प्रशंसा का काव्य लिखते थे। तीसरा है वीर और श्रृंगार रस का मिश्रण। देखिए, वीर, जब आपको पता है जब राजा, वीर रस की प्रधानता वही होती है जहाँ युद्धों का वर्णन हो, वीरता की बात हो। तो वीर रस और श्रृंगार रस दोनों साथ में रहते थे। तो दोनों साथ में रहने की बात इसलिए आती है छात्रों कि जब लड़के युद्ध करके जो वीर हमारे जो लौटते थे राजा, तो उनको आराम करने के लिए उनको नाचना गाना और उनके श्रृंगार से संबंधित रास होता था, जिसमें वो आनंद से, जो युद्ध से लड़कर आए हैं उन्हें आराम मिले, उनका जो थकान है वो रागों को सुनकर, गीतों को सुनकर के, नृत्य देख करके वो दूर हो जाए। तो चौथा है रासो ग्रंथ परंपरा। देखिए, रासो ग्रंथ परंपरा में उस समय कथा का प्रचलन हुआ और राजाओं के चरित्रों का लिखने का प्रचलन हुआ। जैसे पृथ्वीराज रासो है, जिसमें पृथ्वीराज की चरित्र का वर्णन किया गया, उनकी वीरता का वर्णन किया गया। विसल देव रासो है, पलमार रासो है, खमीर रासो है। ये बहुत सारी जो परंपरा जो शुरू हुई, ये आदिकाल से ही शुरू हुई। ऐतिहासिकता का अभाव एवं कल्पना का प्राचुर्य। उस समय क्या होता था कि जो कवि होते थे, ऐतिहासिकता का अभाव का मतलब है कि जो राजाओं की जो वीरता का जो वर्णन करते थे, वो सत्य ना बोल करके राजाओं की प्रशंसा में कल्पना करके उस काव्य की रचना कर देते थे, बढ़ा चढ़ाकर काव्य की रचना करते थे। प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना, इसमें देखिए प्रबंध और मुक्तक काव्य निकल के आए। जैसे कि आदिकाल में जो काव्यों की रचना हुई, ये दोनों को मान्यता मिली। विषय प्रकृति चित्रण। देखिए, प्रकृति चित्रण जो वहाँ के कवि थे, उन्होंने वहाँ जैसा उन्होंने प्रकृति को देखा अपने काव्य में, वहाँ की प्रकृति की और वेशभूषा की, वहाँ के समय की कैसा वातावरण है, उसको अपनी रचनाओं में लिखा। रचनाओं में संदिग्धता, रचना जो होती थी उसमें बहुत संदिग्धता होती थी, बहुत सी सोच विचार करके रचना करते थे, और साथ साथ उन रचनाओं में वो अपने विचारों को भी मिला करके बहुत सुंदर रचनाएं करते थे। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। उस समय पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। विभिन्न छंदों में और अलंकार, जो ये हमारे अलंकार हैं, जिन्हें काव्य की शोभा कहा गया है, काव्य का श्रृंगार कहा गया है, उस समय बिना, कहते हैं अलंकार के बिना काव्य नीरस हो जाता है। तो उनकी रचनाओं में छंद और अलंकारों का प्रयोग होता था। अब छात्रों, हम बात करते हैं भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। भक्तिकालीन में देखिए, नाम से ही जैसे है कि भक्त, राजश्रय का त्याग। जब भक्ति काल आया, आपने अभी आदिकाल में पढ़ा कि राजा का आश्रय लेकर के कवि रहते थे, लेकिन यहाँ पर जो कवि थे वो किसी राजा के अधीन न रह करके भगवान का भजन करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, किसी का राजा का गुणगान न करके ईश्वर का गुणगान करते थे। तो इसलिए वो राज्य का आश्रय में नहीं रहते थे, उनके दरबार में नहीं रहते थे, केवल एकांत में भगवान का भजन करते थे। आध्यात्मिक एवं दार्शनिकता। भक्ति काल के जो कवि होते थे अध्यात्म होते थे, धर्म से जुड़े हुए होते थे, अपना जो दर्शन लिखते थे, अपना जो काव्य लिखते थे, उसमें केवल अपने इष्ट गुरु और अपने ईश्वर के बारे में ही दर्शन की बात करते थे। तीसरा है नाम की महत्ता। उन्होंने अहंकार, लोभ, लालच
का त्याग करते हुए अपने काव्य की रचनाएं की। अहंकार का त्याग, अहंकार को सबसे ज़्यादा हानिकारक बताया इनके काव्य में। जब हम बात करते हैं, कबीरदास जी की बात करते हैं, उनके दोहों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ज्ञानवर्धक दोहे मिलते हैं। गुरु की महत्ता, गुरु को इन्होंने सर्वप्रथम ईश्वर से भी बढ़कर स्थान दिया। गुरु के बारे में जब बात होती है तो सबसे पहले एक कबीरदास जी का दोहा आता है, आप सबने सुन रखा होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो देखिए, गुरु को सर्वप्रथम स्थान देते हुए जो रचनाएं लिखी गई उस समय, सुधारवादी दृष्टिकोण, इसमें सुधारवादी समाज में बहुत सारी बुराइयां थीं, तो उनको देखते हुए जो समाज में दोष थे उन दोषों को देखते हुए रचनाएं लिखी गईं। श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता, श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार वर्णन में देखिए भगवान कृष्ण का श्रृंगार, राधा कृष्ण का प्यार, राम सीता सबकी बात की गई। शांत रस, एकांत में एकांत वातावरण की बात की गई। इसी तरह की रचनाएं लिखी गई। मुक्तक एवं प्रबंध काव्यों की रचना की गई। और भाषा, जैसे कि सुधकड़ी भाषा है, अवधी भाषा है, इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया गया। और छंद और अलंकार, जैसे श्रृंगार रस है, शांत रस है, उसकी बात हुई। तो अलंकार रूप, जैसे जो अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है, शेष अलंकारों का उन्होंने समावेश करते हुए अपने काव्य की रचनाएं की। तीसरा है रीतिकाल, जिसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसमें देखिए, जहाँ जो कि नाम से ही आपको एहसास हो गया होगा कि श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब है, जैसे पहला पॉइंट है आपका श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता, श्रृंगार के बारे में बात हुई, प्रेम के बारे में बात हुई रीतिकाल में। दूसरा है रीति निरूपण, एक विचारधारा, एक रीति के रूप में इन्होंने अपने काव्य को लिखा, अपने विचारों के बारे में, अपने दिल की आवाज़ को इन्होंने लिखा। अलंकारिकता, अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपने काव्य को लिखा। भक्ति और नीति, भक्ति को भी जोड़ा और अपने नीति, जो सही बातें हैं हमारे जीवन में, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें इन्होंने अपने काव्य में लिखी। वीर रस की कविता भी रीतिकाल में लिखी गई। मुक्तक काव्य की भी प्रधानता आई और इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था, छंदों का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा का प्रयोग किया। हिंदी गद्य साहित्य का निर्माण हुआ इसी काल में हुआ। अब बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल देखिए, जो कि अब चल रहा है, इसमें जो रचनाएं लिखी गई, आज के जो कवि हुए, उन्होंने सबसे पहले अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखते हुए बहुत सारे रचनाओं को लिखा। स्वदेश प्रेम की भावना को लिखा। जनजीवन का चित्रण किया। जनजीवन का मतलब है, जैसे हमारे समाज में लोगों की जो दशा देखी उन्होंने, जैसे एक भिक्षुक कविता है, भिक्षुक कविता में एक भिखारी का वर्णन किया गया, तो इसी तरह का जो जनजीवन उन्होंने देखा, इसी तरह का उन्होंने अपना काव्य लिखा। यथार्थ का मतलब है इसको उन्होंने देखा कवियों ने। आज के जो कवि हैं, जो देखते हैं वही लिखते हैं। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, जो रूढ़िवादी, जो हमारी विचारधारा है, अंधविश्वास हैं, उनके प्रति उन्होंने विद्रोह किया। बौद्धिकता की प्रधानता, उसमें अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या सही हो सकता है क्या गलत है, इस तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी। नवीनता की विधानता, नवीनता को लिया। स्वच्छंदता, साफ और स्वच्छंदता का मतलब है कि उन्होंने अपने स्वच्छ विचारों के द्वारा आज़ाद होकर के, किसी के आवेश में ना होकर के अपने विचारों को लिखा। अहंकार की भावना, अहम भावना, विविध वादों का जन्म, इसमें बहुत सारे वादों का भी जन्म हुआ। रस, छंद, अलंकार का प्रयोग करते हुए इनका वर्णन किया गया। तो छात्रों, आज मैंने आपको आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल का विभाजन किया और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। तो छात्रों, मैं कल आपको सेकंड चैप्टर है उसके बारे में आपको कल बताऊंगी। तो छात्रों, कल है आपका आदिकालीन, दूसरा चैप्टर है आदिकालीन साहित्य। इसका जो इसमें बहुत सारे सिद्ध साहित्य हुए, नाथ साहित्य हुए,
जैन साहित्य हुए, कौन कौन से साहित्य आए, सबके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।